अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप लोग जो है वो इंतज़ार करना मेरा। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़ आपकी। जो आज का लेक्चर है ये कंटिन्यूड लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। सिंपल लेक्चर आज का। सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 5 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि जी जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रीमलाइन रहे। Activities that directly contribute to creating the product and services that company sell, ये प्रोडक्शन फंक्शन है किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इज मेंटेन्ड एट द एग्रीड लेवल, ये क्वालिटी फंक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। कोई एक लेवल क्वालिटी का सेट करके उसकी क्वालिटी को उस लेवल तक बरकरार रखा जाए। सेल एंड मार्केटिंग, sales is concerned directly with selling the product, while marketing is concerned with establishing the environment in which product is sold. ये सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की सेल और उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी इस फंक्शन की आती है। उसके बाद है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाफिज गजनफर साहब कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, बाकी क्लास को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी बात। सही है जी। इसके बाद है जी फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी कंपनी नीड्स टू पे इट्स बिल्स, इट लुक्स आफ्टर एंड look after its funds, to pay its employees and so on. Data processing and legal department are also generally included in this function. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है वो उसके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को मैनेज करता है। और उसके बाद है जी पांचवा फंक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाउ कैन कंपनी do better the things that it is already doing and what other things can be done to raise the profit. कंपनी रिसर्च करेगी कि वो जो उसके मौजूदा प्रोसेसेस हैं उनको वो किस तरह और बेहतर कर सकती है प्रॉफिट बढ़ाने में या कोई नई चीज़ स्टार्ट करने में। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक कंपनी की जियोग्राफिकल रीच से है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बना हो और पाकिस्तान में बड़ा इस्तेमाल किया जाता हो वो बाहर के मुल्कों में उसको उसी तरह पज़ीराई मिले, उसी तरह पसंद किया जाए। क्योंकि जियोग्राफी जो है वो प्रोडक्ट के स्कोप को भी चेंज कर सकती है। Organizations operating over a large geographical area, there are tasks that should be organized on geographical basis because of cultural differences, and effective selling approach in one country can completely fail in another country. Even the products that are most demanded in one country are almost unsellable in another country. जियोग्राफी जो है वो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस वेरी करवा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है जी ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी प्रोडक्ट की बेस पे कैटेगराइज होती है। मिसाल के तौर पे जो टोयोटा है वो एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो नेस्ले है वो फूड प्रोडक्ट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर चांस होता है कि छोटी और ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे टोयोटा के अंदर दो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं टोयोटा के इनसाइड, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर बेस्ड गाड़ियां बनाती है। कंज्यूमर वो जो हो जो फैमिली कंज्यूमर्स हैं, फैमिली के लिए गाड़ियां बनाती हैं। और एक टोयोटा का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैवी लोड गाड़ियां बनाते हैं, जो जो हमारे पास लोडर हो गए, इस तरह की जो गाड़ियां बनाते हैं वो कमर्शियल उसका सेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेस्ले के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। नेस्ले वाटर भी है, नेस्ले बेवरेजेस भी है, नेस्ले फूड्स भी हैं। तो when an organization produce several different products and services, it is desirable to use a top level structure based on its products. It is the most common structure found in really large corporations today. Each division can either be headed by a director or can itself be a separate company
with its own board of directors. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंपनी की दो टाइप्स हैं, एक सेंट्रलाइज्ड टाइप है और एक डिसेंट्रलाइज्ड टाइप है। यानी एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये जो सेंट्रलाइज होता है, इसका मतलब है कि तमाम ऑपरेशंस का जो कंट्रोल है वो किसी एक सेंट्रल जगह पे मैनेज किया जा रहा है। ऑपरेशंस, रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल, वो एक सेंट्रल जगह से प्रोसेस होकर जा रहा है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज है उसमें वो जो उसके ऑपरेशंस हैं वो ज़रूरी नहीं सेंट्रल जगह से कंट्रोल हो रहे हैं, या उसका रॉ मटेरियल सेंट्रल जगह से ज़रूरी नहीं सप्लाई हो रहा हो। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, तो जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर का बन है या उसका चिकन पैटी है वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड ने सेंट्रलाइज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से फिर पूरी दुनिया में शिप होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो पेप्सी कोला है, वो पेप्सी कोला कंपनी जहाँ भी प्लांट लगाती है वो उस जगह का पानी इस्तेमाल करती है, उस जगह की चीनी इस्तेमाल करती है। सिर्फ जो फार्मूला है उसके फ्लेवर का वो सेंट्रल जगह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो उस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेस पे या प्लांट पे आता है और वो वहाँ से फिर मिक्स किया जाता है। तो ये दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। उसके बाद है जी पोजीशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या हैसियत या क्या रुतबा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। वॉट एवर बी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द फैक्टर ऑफ क्वालिटी शुड बी केप्ट एट द सेंटर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी क्वालिटी उसके सेंट्रल कोर के अंदर होनी चाहिए। प्रेशर ना सॉरी प्रेशर और हाँ ठीक है, प्रेशर ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स क्रिएट टेम्पटेशन टू स्किप ऑन क्वालिटी वो प्रोसीजर्स। हाँ जी, दो फैक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जी आप प्रोडक्शन बढ़ा दें। अगर एक कंपनी की कैपेसिटी एक 1 मिलियन बॉटल्स पर मंथ है और वो कहते नहीं क्योंकि हमारे पास हमें नजर आ रहा है डिमांड बढ़ गई है और लोग और ब्रांड्स की बोतलें पीना शुरू हो कौन गए, है? तो इसके मुकाबले में हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, तो वो भी कंपनी के नुकसान में जा सकती है। नुकसान में ऐसे कि जो कंपनी की प्रोडक्शन थी वो पहले स्ट्रीमलाइन हुई हुई थी 1 मिलियन बॉटल्स पर मंथ के हिसाब से, तो आप बढ़ा रहे हो तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसी तरह सेल्स, आपने सेम कीमत के अंदर जो क्वालिटी गिराना शुरू कर दिया, आपने कहा कि क्योंकि मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, तो जो पहले बिस्किट था वो 100 ग्राम का था जो 5 रुपए के पैकेट के अंदर आता था, अब आपने कहा कि हम 80 ग्राम का कर देते हैं। आपने क्वांटिटी भी कम कर दी या आपने वजन उतना रखा, आपने कोई और मटेरियल उसमें डाल दिया और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, इसका कहने का मकसद ये है। It can only be avoided by developing quality culture within the organization. Organization के अंदर quality culture होना ज़रूरी है जिसकी हर organization employee respect करे। Some national and international standards are set which lay down in detail the requirements which a quality plan must meet. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना क्वालिटी प्लान बनाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो स्टैंडर्ड्स अब इंटरनेशनल एग्जिस्ट करते हैं जिसके मुताबिक हम उस क्वालिटी प्लान को चेक कर सकते हैं कि कितने हद तक मुफीद हो सकता है। The examples are British Standards 5750 and ISO 9000। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है, तो देयर आर 3 roles that a management can play in an organization. Different management roles are classified on the basis of their particular concerns and methods for addressing those concerns. Some are project management, production management and corporation management। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो कि वन टाइम इन अ लाइफ टाइम एग्जीक्यूट होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बार बार तो हो रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक प्रोजेक्ट रिपीट हो रहा हो। मिसाल के तौर पे रेनोवेशन अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की करनी है, उसकी फिजिकल रेनोवेशन, तो वो शायद अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में 1 या 2 दफ़ा हो, लेकिन वो रेगुलर नहीं होगी। The goal of project management is to produce systems which meet the user's need in a time and in sorry. The goal of project management is to produce systems which meet the user's need are in time and within budget। ये रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर की कि जो जो भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है
वो टाइम में और बजट के अंदर कंप्लीट हो। क्लास 1 मिनट, मेरी बैटरी का एरर है। हाँ जी क्लास, आई एम बैक। अच्छा क्लास, जो अगला पॉइंट है वो ये कि देयर मेन कंसर्न्स आर प्लानिंग, प्रोसेसिंग, मॉनिटरिंग, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए ये सारे स्टेप्स करने होते हैं। प्लानिंग, प्रोग्रेस उसकी मॉनिटर करना, उसके लिए जो मटेरियल एक्वायर करना, एक्विजिशन उसकी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेट करना प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल के प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो क्वालिटी बेस होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर होराइजन इज द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका फोकस सिर्फ यही है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आता है जी प्रोडक्शन मैनेजर। Production management is concerned with the management of activities which continue indefinitely and change comparatively slow. जो प्रोडक्शन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि उसने प्रोड्यूस करना होता है प्रोडक्ट या सर्विस, तो उनके एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट लाएगा वो इनडेफिनेटली है और वो कंपैरेटिवली स्लो है। कि ये क्योंकि कंटिन्यूड प्रोसेस है तो इसके अंदर हर हर वक्त इम्प्रूवमेंट का चांस रहेगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो एक स्लो प्रोसेस के ज़रिए प्रोडक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन मैनेजर horizons are both longer and shorter than प्रोजेक्ट मैनेजर्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो एक वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए है, जबकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो उसका स्कोप लॉन्गर भी हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके मुकाबले में हमारे पास थर्ड मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। Corporate management deals with the management of organization as a whole. Corporate managers monitor the overall performance of organization and handle serious problems that arise anywhere in the organization. जो corporate managers हैं उन्होंने monitor करनी थी overall performance of the organization, और उन्होंने handle करने होते हैं कोई भी problem जो कि organization में arise हो। इसके बाद है जी हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना ज़रूरी है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं? वो फैक्टर्स ये हैं कि हाउ वेल दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ देम। उन्हें कितना बेहतर तरीके से बताया गया कि उनसे एक्सपेक्टेड क्या है, कि वो क्या करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट पॉजिटिव होगी। उनकी एबिलिटी, उनकी कौन सी एबिलिटी किस टास्क को पूरा करने में फ़ायदेमंद हो सकती है, उनको इनकरेज करना। देयर क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी, द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फॉर डूइंग द जॉब। उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो क्वालिटी ऑफ जॉब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उनको आप अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छा अपना रोल प्ले कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देयर मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। जब भी वो कोई अपने टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करें तो उनको इंकरेज करें, उनकी तारीफ करें, उनको अवार्ड दें, उनको सर्टिफिकेट दें। और आखिरी है जी दी एटीट्यूड ऑफ देयर कोलीग्स, और उनके कोलीग्स का एटीट्यूड उनकी तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए, हर बंदा दूसरे बंदे को इनकरेज करें। इसके बाद है जी मोटिवेशन। हाउ कैन एम्प्लॉय बी मोटिवेटेड? पीपल आर जनरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ एस्टीम। आप उनकी तारीफ करें, उनको इनकरेज करें अच्छा काम करने में। द एस्टीम ऑफ अदर्स, अगर एक टीम है तो उन सारों को इनकरेज किया जाए, हर बंदा दूसरे को इनकरेज करने की पॉलिसी अपनाए। सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स, जो सोशल नीड्स हैं उनकी वो पूरी की जाए। सोशल नीड्स सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती। सर ये कंपनी, सेल्फ स्टीम क्या होता ये सेल्फ एस्टीम होती है कि मेरी इज्जत रखी जाए। तो जो एम्प्लॉय होता है आप उसकी इज्जत कैसे रखते हैं?
आप उसकी इज्जत, एक मिनट, ये आपके पास शो हो रहा है। आप अपने एम्प्लॉय की इज्जत ऐसे रखेंगे कि जब भी वो कोई अच्छा काम करे तो आप बाकियों के सामने उसकी तारीफ करें। तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं, जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है उसको वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनको शील्ड्स देते हैं, उनकी तस्वीरें खींच के अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वेबसाइट पे लगाते हैं, अपने फेसबुक पेजेस पे लगाते हैं। तो जब आप जो भी अच्छा परफॉर्म करागा उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए सिंपली आप उसकी तारीफ करेंगे जो उसने अच्छा काम किया उस बारे में। दी एस्टीम ऑफ अदर्स, जो बाकी हैं उनकी, हर बंदा दूसरे की अप्रिसिएशन करे। पाकिस्तान में कल्चर थोड़ा उल्टा है, हम लोग टांग खींचते हैं, जब वो कोई सामने नहीं होता तो पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। अगर कोई बुराई करा तो उसके पास ऑप्शन है कि वो बुराई भी कर सकता है, तारीफ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में लोग मौजूद नहीं है या पाकिस्तान में लोग मौजूद नहीं जो पीठ पीछे तारीफ ना करते हो। ये तो हमेशा एक ऑप्शन रहती है आपके पास कि आपने पीठ पीछे किसी की तारीफ करनी है या बुराई करनी है। तो लेकिन कल्चर अगर ऐसा हो कि आप सामने भी और पीठ पीछे भी तारीफ करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेगेटिविटी कम फैलेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव ग्रो करेगी। सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में आपकी सिर्फ फाइनेंशियल नीड नहीं आती, आपकी घर बसाने की, आपने घर बसाया तो आपको कंपनी हाउस भी रेंट पे लेके दे सकती है, आपको गाड़ी भी दे सकती है, आपके बच्चों की तालीम का अखराजात भी उठा सकती है, आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकती है, आपकी फैमिली को भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर, ये मुख्तलिफ और बेनिफिट्स हैं जो कि पैसों के अलावा है। अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय को वो 1 या 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बना रखे, कम अज़ कम इतने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे कि जो एम्प्लॉय है उसको सिक्योरिटी फील हो कि मुझे 3 साल तक नहीं निकाला जा सकता या मुझे 6 साल तक नहीं निकाला जा सकता। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। फिर है फाइनेंशियल रिवॉर्ड, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है कोई भी एम्प्लॉय तो उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाए। इसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो थ्योरी है इसको बेशक आप नाप रहे हैं, लेकिन यहाँ ये आखिरी स्लाइड के अंदर ये आखिरी जो पॉइंट है ये अहम है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम एग्जिस्ट करती है, टीम्स के अंदर लोग काम करते हैं। इसकी मिसाल है कि जी बैंक, बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है और मैनेजर के नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अब होता ये है कि जो बैंक का मैनेजर है उसको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इस महीने 1 करोड़ रुपए के अकाउंट्स ओपन करने हैं, आपने कॉर्पोरेट या फिर आपने होम पर्सनल अकाउंट्स ओपन करने हैं, लेकिन आपने इस बैंक में जितने पैसे हैं उनके अंदर 1 करोड़ का इजाफा करना है, लोग 1 करोड़ का डिपॉजिट करें। अब ये टारगेट रख दिया कंपनी ने या मैनेजर ने खुद। अब ये टारगेट सिर्फ मैनेजर अचीव नहीं करता, मैनेजर उसकी पूरी टीम सबऑर्डिनेट्स अचीव करते हैं। अगर टारगेट टाइम पे और अच्छी क्वालिटी के साथ अचीव हो जाए तो जो कंपनी है वो अप्रेजल देगी पूरी टीम को, वो मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स को अप्रेजल देगी। अप्रेजल के अंदर उसका बेनिफिट करना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो सोशल टर्म्स में। सोशल टर्म्स में मतलब है कि मैनेजर को गाड़ी दी जा सकती है, मैनेजर को घर दिया जा सकता है, ये बाकी टीम्स को वो क्या फ्यूल एडजस्टमेंट दे सकते हैं, बाकी टीम्स को वो कोई और बेनिफिट दे सकते हैं, लैपटॉप दे सकते हैं। तो ये डिराइव करती है एक टीम को कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखे और ये रिवॉर्ड्स हासिल करे। तो इनको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा जी, क्लास यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया है। ये स्लाइड 1_1 है, आपकी स्लाइड 1 की एक्सटेंशन है। मैं आपके साथ ये ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, कल में अगर मैंने नहीं की तो। सर ये इससे पिछली 2 स्लाइडें वो नहीं करनी? यार मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन खुलासा जो था वो आखिर में है, मैं आपके साथ पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब आखिरी स्लाइड पे है, जो पेपर का सवाल है। अच्छा जी, वापस आते हैं हम। ठीक है सर, थैंक यू। Performance appraisal. The central idea of performance appraisal is that managers decide what each of their subordinates, what should be the subordinates objectives in his next time period of job. मैनेजर डिसाइड करेगा कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं
उस एक महीने के लिए, उस एक नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए। At the end of the time period, the subordinates' performance is assessed against their objectives. उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, एंड न्यू ऑब्जेक्टिव्स आर एग्रीड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अगर ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं तो अगले प्रोजेक्ट के अगले ऑब्जेक्टिव्स उनके सिलेक्ट किए जाएंगे। There are several important points in order to make such a scheme work. Both managers and subordinates must participate in setting the subordinate objectives. जो मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुद से अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं कि जहाँ पे हायर मैनेजमेंट जो जो निचली टीम्स होती हैं उनके टारगेट्स को सिलेक्ट करती हैं। उसके बाद अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरीफाइड। जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किए थे वो कंप्लीट हो गए, ये वेरीफाई किया जाए। सबॉर्डिनेट्स जॉब मस्ट बी सफिशिएंटली होमोजीनियस। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी जॉब होमोजीनियस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो निचले तबके पे 10 लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक को बहुत मुश्किल काम आप दे दें और किसी को बहुत आसान काम दे दें। इससे उनकी मोटिवेशन का लेवल कम हो जाएगा। जो जिसको मुश्किल काम दिया जाएगा वो हमेशा ये कहता रहेगा कि जी मुझे ही मुश्किल काम हर दफ़ा मिलता है। जिसको आसान काम मिलेगा वो छुट्टियाँ ज़्यादा कर लेगा, ये वो खामोश रहेगा। तो बराबरी का जो डिवीजन है वो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सारों को एक जैसा काम, बराबर काम दिया जाए करने के लिए। और जो आखिरी स्लाइड है, द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट ऑफ फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। जो मैनेजमेंट है और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कंटिन्यूड कमिटमेंट के साथ काम करें। स्टाफ रिव्यूज शुड बी डायग्नोस्टिक रादर देन प्योरली इवैल्यूएटिव। जो स्टाफ है वो आपस में जो रिव्यूज देते हैं वो एक दूसरे के मशवरे के साथ डायग्नोज करके उसको और इम्प्रूव करें, सिर्फ इवैल्यूएट ना करें। अगर कहीं पे कोई कमी आ रही है तो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, डायग्नोज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। रिव्यू प्रोसीजर शुड नॉट बी क्लोजली लिंक्ड विद द सैलरी रिव्यू प्रोसेस। जो रिव्यू प्रोसेस है वो सैलरी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सारे पॉइंट्स के बाद जो ये आखिरी पॉइंट है, सिर्फ आप इतना आंसर दे दें वो भी काफ़ी है और वही रिक्वायर्ड है। क्लास यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास एंड कर देते हैं। सर वो प्रोजेक्ट का आपने कहा था कि मैं पूछ के आपको बताऊंगा, वो नहीं बताया आपने फिर। कौन से वाला प्रोजेक्ट? सर ये वो फाइनल ईयर का, कि उसका प्रपोजल का क्या सीन फिर है? मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ये ना आप लोग शाह जी को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछो। इसके पीछे वजह ये है कि अगर मैं पूछूंगा ना तो ये एक किस्म की बायसनेस आ जाती है कि जी मैंने शायद आप लोगों को कहा है। अभी आप लोगों का अपना टास्क है, आप लोगों को खुद से इसकी फिक्र करनी है। तो आप लोग ना शाह जी को फ़ोन करो और शाह जी से पूछो, शाह जी हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या आपने पॉलिसी बनाई है या फिर उसके ऊपर कोई अपडेट है तो दे दें। आप जितना उनको कहोगे वो खुद ब खुद इस बात को एस्केलेट कर देंगे। एचओडी साहब जो है वो बाकी सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे और ये टास्क एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। आप सिर्फ मुझे कहोगे, मैं किसी एक से पूछूंगा, दूसरे से पूछूंगा, मेरी ये जिम्मेदारी ही नहीं है। आप फाइनली आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सर है वो कंप्लीट होना जी या सर। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लेक्चर्स को देना है। अब लेकिन अगर मैं ये जी बात सर। आगे करूंगा तो ये इस तरह का ओपिनियन जाता है कि जिस तरह मैंने ये कुछ स्पेशल बात किया है। जो इसका सही चैनल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सारे स्टूडेंट्स आपस में शाहजी का नंबर एक्सचेंज कर लो। अब शाहजी को हर स्टूडेंट 5 या 10 मिनट बाद फ़ोन करके पूछ ले, शाहजी हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बता दें क्या बनेगा। वो शाहजी खुद ब खुद जो भी कंसर्न बंदा है उससे बात करके, एचओडी साहब से बात करके आपको पॉलिसी बता दें। सर शाह जी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है? आपके सीआर के पास है। थैंक यू सर। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स अपने स्क्रीनशॉट्स लेके सीआर को भेज दें और ये क्लास एंड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर कर दें। वो अब आपका वो पैसे नहीं लेता इस काम करने के, तो इसका ये मतलब नहीं कि रात को आप 12 बजे तक आप उसको भेज रहे हो। आपके लेक्चर होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको भेज दें। उसके बाद जो भेजता है सीआर, बेशक आप उसका अटेंडेंस ना लगाओ। क्लास यहाँ लेक्चर एंड हो गया। आपने कोई और बात पूछनी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। सेशन एंड कर दूँगा मैं। जी ठीक है सर।
ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, बाकी क्लास फेलोज को भी। और इस नाउमीदी के वक्त में अल्लाह पाक से नमाज पढ़कर दुआ कीजिएगा और उम्मीद को हासिल ना जाने दें। अल्लाह हाफ़िज़।